तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट लेते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो तरह के सेल्स बना रहे होते हैं, एक न्यूरॉन्स और एक होते हैं सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरॉन्स सिंस दे आर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन सिंस अवर 8th 9th क्लास, तो इन पे बहुत टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुपरफिशियली गो थ्रू करते हैं न्यूरॉन्स को, और फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है वो होती है सपोर्टिंग सेल्स में, तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। अब न्यूरॉन की ये बेसिक सी डायग्राम में बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये बेसिकली होता है, ये मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है। ये सेंसरी न्यूरॉन से डिफरेंट होता है, उसका एक डेंड्रॉन होता है। ये आप लोग, लेकिन जब भी हम लोग न्यूरॉन मोस्टली पढ़ते हैं तो इसी तरह की डायग्राम में पढ़ते हैं, तो यहीं से हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं इसको। तो सिंस न्यूरॉन एक सेल है तो उसका न्यूक्लियस होगा, उसका साइटोप्लाज्म होगा, उसमें ऑर्गेनल्स होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये कहाँ पे होती हैं? ये होती हैं इसकी सोमा में। सोमा और सेल बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये सेल बॉडी का है। अब ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये मैं आपको बाद बताऊंगी ये क्या है। तो अब ये क्या है? ये हम लोग इसका पेरिफेरी पे देखें तो ये इसकी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। अब सेल बॉडी की एक्सटेंशंस, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस जिनका काम है नर्व इम्पल्स को कैच करना। ठीक है, ये एक्चुअली कैच करते हैं नर्व इम्पल्स को, और जब स्टिमुलस आएगा, ठीक है, तो वो रिसेप्टर कैच करेगा, रिसेप्टर से ये लोग जनरेट करेंगे नर्व इम्पल्स। तो अब समटाइम्स जो रिसेप्टर होता है वो बेसिकली डेंड्राइट्स के एंड्स भी एज ए रिसेप्टर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब डेंड्राइट्स में भी साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट्स में वो सब चीज़ें होती हैं जो सेल बॉडी में होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये क्या चीज़ें हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या हैं? ये एक्चुअली हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यानी कि इसमें ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं जिसमें राइबोसोम होगा, जिसमें हमारा आरएनए होगा। तो इसलिए इनकी जो अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोप में वो ग्रैन्युलर होती है। और ये एब्सेंट कहाँ होती है, प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एब्सेंट ये होते हैं एक्सॉन में, और वो एरिया जहाँ से एक्सॉन अराइज हो रहा है उसमें ये होंगे एब्सेंट, लेकिन ये सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये एब्सेंट का होते हैं रिसल्ट ग्रैन्यूल्स। एक तो हमने बताया था कि वो सेल बॉडी का एरिया जहाँ से एक्सॉन अराइज होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, तो वहाँ पे एब्सेंट हो गए। दूसरा, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन, यानी कि जो एक्सॉन के कंटिन्यू होने और इसके जो एक्सॉन हिलॉक के दरमियान में जो इसकी स्ट्रक्चर है, इनिशियल सेगमेंट, वहाँ पे एब्सेंट होंगे, और फिर फर्दर ये एक्सॉन में भी एब्सेंट होंगे। तो अब ये फर्दर आगे एक्सॉन का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्टिंग सेल्स में। और न्यूरोलिमा क्या होता है ये इसको भी इस डिटेल इसकी पढ़ेंगे हम लोग सपोर्टिंग सेल्स में। बस ये फर्दर ये समझ ले कि जो शिवॉन सेल है उसके आउटर मोस्ट कवरिंग को न्यूरोलिमा कहते हैं। तो अब पॉइंट्स हम लोगों ने कौन से इसमें से डिराइव किए हैं होल थ्योरी में से। पहले आपको बता दूं कि ये मैं आपको जो लेक्चर पढ़ा रही हूँ ये मुश्ताक से मैंने पॉइंट्स लिए हुए हैं, मुश्ताक फिजियोलॉजी। तो ये गाइडेंस जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं है, तो उसमें भी मुश्ताक में बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है, स्पेशली जो आगे माइलिनेटेड वगैरह की डिस्कशन है तो वो काफ़ी मुश्किल है। तो उसको हम ईजीएस्ट पॉसिबल वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे जो मैंने निंजा नर्ड और डॉक्टर नजीब एक्सेट्रा के लेक्चर से पॉइंट्स लिए हैं, तो फिलहाल की तो बहुत सिंपल चीज़ें इन पे पहले गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, तो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले कि सेल बॉडी जो है वो बेसिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, यानी कि जो साइटोस्केलेटन होता है, ये सब चीज़ें सेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और ये न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था ना, सेल में होता है, फाइब्रस चीज़ें होती है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो उनको हम लोग कहते हैं कलेक्टिवली न्यूरोफिब्रिल्स। फिर निसल बॉडी होती है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो निसल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं? ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसमें साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब जो प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी वाली प्रोटीन यूज़ होती हैं? सबसे पहले जो सेल की जो बॉडी नीड्स होती हैं उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो यहाँ पे बनेंगी। दूसरा, एक अगर इन केस कोई प्रोटीन डैमेज हो जाती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो भी यहीं पे बनेगी। तो इसलिए जो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की साइट जो है वो निसल्स ग्रेन्यूल्स है।
और तीसरी क्या है कि इनकी जो डीजेनरेशन होती है नेसल ग्रेन्यूल्स की, उन्हें हम कहते हैं क्रोमेटोलिसिस, ठीक है। और उसके बाद ये होने के बाद जो है वो नर्व फाइबर की रीजनरेशन शुरू होगी, अगर होनी भी है तो। यानी कि अगर डीजेनरेट होती है तो उसको क्रोमेटोलिसिस कहते हैं। और इसका जो कनेक्शन है ये अक्सर विकीपीडिया पे एपोप्टोसिस से भी बताया जाता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं और ना ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की इस वक्त ज़रूरत है। तो न्यूरोफिब्रिल्स क्या होते हैं, ये कॉन्टीन्यूस होते हैं टिल एक्सॉन तक। अब इनका कॉन्टीन्यूस होना टिल एक्सॉन, इसका पर्पस क्या होता है, सिंस ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं ना ये, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सपोज़ ये यहाँ पे सुमा में बन रही हैं और उन्होंने जाना जाके एक्सॉन में, तो अब ये कोई हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ साइटोस्केलेटन होगा तो ये ट्रांसपोर्ट होगी ना। लाइक हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन जो होती है रिसेप्टर होती है, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर होती है, वो कहाँ बनती है, गोल्जी में बनती है। अब उसने जाना कहाँ है, सिनेप्टिक टर्मिनल की तरफ, सिनेप्टिक नॉब की तरफ जाना है, सॉरी सिनेप्टिक लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी कि उसने एक्सोनल टर्मिनल पे जाके फर्दर वहाँ से उसको एग्जिट करना है एक्सॉन को। तो यानी कि उसने पूरी लेंथ ऑफ एक्सॉन को कवर करना है। तो इसलिए जो न्यूरोफाइब्रिल्स का जो एक हमें कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क चाहिए टिल एक्सॉन। अब इसमें होते क्या है, न्यूरोटिब्यूल्स और न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं। अब न्यूरोटिब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स और यानी कि ये माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। अब सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल पढ़ा था उसका पार्ट होता है। तो इसकी बेसिक तो हमने पढ़ा था, माइटोसिस में इसका रोल होता है, इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करनी होती है। अब इमेच्योर न्यूरॉन, यानी कि जब बच्चा जब तक बर्थ से लेके यानी कि बिफोर बर्थ और फिर उसकी जो 5 साल तक उसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो प्रॉपर बन चुके होते हैं, यानी कि उनमें मेच्योर हो चुके होते हैं सारे। तो जब वो इमेच्योर जब होते हैं तो उसमें सेंट्रोसोम का काम वही होगा जो उसका बाकी सेल्स में होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक एपरेटस, सॉरी माइटोटिक स्पिंडल। लेकिन अब जब मेच्योर हो चुके हैं एक्सॉन्स तब तो उसमें माइटोसिस नहीं हो रही, वो रिपीट नहीं हो, सॉरी वो डिवाइड नहीं होते। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है बताया जाता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका काम बताया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स में हेल्प करते हैं। अब हमने पढ़ा था स्पिंडल्स भी तो माइक्रोटिब्यूल्स ही होते हैं, तो इसलिए शायद इसका कोई रिलेटेड फंक्शन उन्होंने एक इन्फर किया कि शायद ये फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स में काम करते हैं, ठीक है। तो और माइक्रोटिब्यूल से करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब सेल बॉडी जो होती है वो पूरे नर्वस सिस्टम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है। सबसे पहले सेंसरी गैंग्लिया में प्रेजेंट होती है। सेंसरी गैंग्लिया हमने पढ़ा था डोर्सल साइड पे होते हैं और इनमें सेल बॉडीज का क्लस्टर होती हैं। ये किन सेल बॉडीज का, जो सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं वो उनका क्लस्टर होते हैं ये सेंसरी गैंग्लिया। तो सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज यहाँ प्रेजेंट होती हैं। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि 2 चेन्स होती हैं, दे रन पैरेलल टू स्पाइनल कॉर्ड। उसमें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोग स्पाइनल नर्व्स का जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये गैंग्लिया का जो जिक्र आता है वो ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होते हैं और वो भी क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होते हैं, ठीक है। और तीसरी इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें इंटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज आ जाती हैं और मेरे ख्याल से मोटर न्यूरॉन्स की भी कुछ सेल बॉडीज होती हैं वो इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो सकती हैं। ओके तो डेंड्राइट्स ये वैसे तो हम कवर कर ही चुके हैं। तो उसमें एक एक्स्ट्रा बात ये थी कि उसमें ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ पेरिकेलॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। और दूसरा ये कि सम डेंड्राइट्स में नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइटिक स्पाइंस। एक्सॉन्स में कोई एक्स्ट्रा बात, बस इसको ये नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। अब नर्व सेल जो है वो न्यूरॉन है और नर्व फाइबर जो है वो एक्सॉन है, इसका ध्यान रखें। दूसरा ये कि दे इमर्ज फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट 100 माइक्रोन मीटर के जो लेंथ होती है एक्सॉन की उसमें कोई माइलिन प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, और अब ये हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था एक्सॉन का, तो ये 2 शिवॉन सेल्स हैं, तो इनके दरमियान में क्या है, नोड ऑफ रनवेयर, यानी कि यहाँ पे कोई भी माइलिन प्रेजेंट नहीं है और ये एरिया एक्सपोज टू ECF है, इनके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स यानी कि ग्लायल सेल्स ही होती हैं, 3-4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं शिवॉन सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स।
अच्छा, इन दोनों को डिस्कस इसलिए करें क्योंकि माइलिन शीथ फॉर्मेशन में इन दोनों का रोल होता है। अब शेवॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इनका स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, वो मैं आपको लेटर समझाने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो अब ये है एक इसको समझते हैं शेवॉन सेल को पहले। तो ये एक न्यूरॉन है और ये इसका एक्सॉन है, ठीक है। अब इसके अराउंड ये शेवॉन सेल्स इन्होंने रैप करके माइलिन शीथ बना रहे हैं। तो अब लेट्स जस्ट सी द डिटेल्स। तो ये है दरमियान में एक्सॉन और एक्सॉन का भी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सॉन है। इसके अराउंड ये शेवॉन सेल है। अब इसकी जो मैंने वीडियो ली स्ट्रक्चर लिया ये निंजा नट की वीडियो से लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें कि इसका नॉब लाइक न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि एक फ्लैट न्यूक्लियस होता है और ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर हम इसको इसी तरह समझते हैं। तो अब ये शेवॉन सेल है और शेवॉन सेल ने अपनी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन भेजी अराउंड द एक्सॉन। अब इसने अराउंड द एक्सॉन एक्सटेंशन भेजी टू सराउंड द एक्सॉन, ठीक है, सराउंड कर ले ताकि इसको इंसुलेट कर ले। अभी फर्दर अभी ये सराउंड उसने कम्प्लीटली नहीं किया, दरमियान में गैप है। तो अभी हम कहते हैं इस केस में ये नॉन माइलिनेटेड है। ऐसा नहीं होता कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स में शेवॉन सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं इस फॉर्म में, लेकिन इसमें बस फ़र्क ये होता है कि माइलिन शीथ नहीं बनी होती। अब माइलिन शीथ कैसे बनेगी ये देखें। अब ये शेवॉन सेल ने एक तो फ्यूज़ किया, दूसरा अंदर की तरफ लेयर्स देना शुरू कर दी अपनी सेल मेम्ब्रेन्स की। अब इसने लेयर्स देना शुरू कर दी जो कि देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में प्लाज्मा लिमा की लेयर्स हैं। अब जब सेल फर्दर मेच्योर होगा तो चेंजेस आएंगी। चेंजेस क्या आएंगी कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो उसका होगा वो ख़त्म हो जाएगा इन लेयर्स के दरमियान में। साइटोप्लाज्म ख़त्म होगा और इन लेयर्स का आपस में कनेक्शन बन जाएगा, यानी कि इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। अब जब शेवॉन सेल में साइटोप्लाज्म होगा ही नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, इसकी न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी। तो ऐसा नहीं होता कि साइटोप्लाज्म ख़त्म ही हो जाता है। साइटोप्लाज्म कहाँ जाता है कि साइटोप्लाज्म इसकी पेरिफ्री पे चला जाता है, ठीक है। ये पेरिफ्री है इसकी और ये जो मैंने शेडेड एरिया रिप्रेजेंट किया साइटोप्लाज्म में, और इसमें ऑर्गेनल्स भी होंगे, इसमें न्यूक्लियस भी होगा। तो अब होगा क्या कि इस फॉर्म में ये मेच्योर शेवॉन सेल है, ये दरमियान में ये पेरिफ्री पे तो है ये इसकी न्यूरोलिमा, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूरोलिमा। ये वो लेयर है जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और मिड में जो सिर्फ प्लाज्मा लिमा की लेयर्स हैं, सर्कल्स हैं, इनको हम कहते हैं माइलिन शीथ। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि लिपिड्स हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं। तो अब लिपिड्स जो होते हैं आपको पता है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो इस केस में ये प्रॉपर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्सॉन को प्रॉपरली इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इनका फर्दर कोई रोल नहीं है ECF से। जहाँ पे जिस पोर्शन में शेवॉन सेल प्रेजेंट होगा वो एक्सॉन का पार्ट प्रॉपरली इंसुलेटेड होगा ECF से, ठीक है। अब आ जाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और इनकी फिगर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये इनकी फिगर है और इनकी बेसिक डिफरेंस क्या है। ये है इसकी सेल बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। अब देखिए वहाँ पे क्या था कि एक ही एक्सॉन था और डिफरेंट शेवॉन सेल्स ने इंडिविजुअली इसको सराउंड किया हुआ था, और एक शेवॉन सेल एक ही एक्सॉन को सराउंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ओलिगोडेंड्रोसाइट है, इसने डिफरेंट एक्सॉन्स यानी कि ये भी एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, तो इसने इसकी तरफ एक्सटेंशंस भेजी हुई है और डिफरेंट डिफरेंट एक्सॉन्स को ये कवर कर रहा है एक ही सेल, ये एक ही ओलिगोडेंड्रोसाइट है। लेकिन यानी कि ये इसका बेसिक सेलुलर डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। तो अब ये कॉमन टू दिस एंड दिस न्यूरॉन है, ये इनका बेसिक डिफरेंस है। ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। अच्छा, अब ये इसमें क्या है कि जो नर्व फाइबर्स हैं, यानी कि जो एक्सॉन्स हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक वो जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और एक में नहीं होती, लेकिन शेवॉन सेल्स दोनों में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब इसमें शेवॉन सेल्स फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे ये माइलिन शीथ बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले पार्ट में डिटेल में, तो दोबारा से जाने की ज़रूरत नहीं है इस डिटेल में। तो अब शेवॉन सेल का पर्पस क्या होता है। अब यहाँ पे तो माइलिन शीथ देते हैं, लेकिन इनका दूसरा पर्पस क्या होता है जो ये मतलब दोनों तरह के एक्सॉन्स में ये फुलफ़िल करते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं और कुशनिंग इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो लास्ट चीज़ थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई थी कि एपिन्यूरियम क्या है, पेरिन्यूरियम क्या है और एंडोन्यूरियम क्या है। तो अब इसमें मेरे पास फिगर है, यहाँ से समझते हैं। ओके,
ये फिगर है। हमने मसल फाइबर जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एक मसल होता है, उसमें फेसिकल्स होते हैं और फेसिकल्स के अंदर फर्दर मसल फाइबर्स यानी कि मसल सेल्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह की अरेंजमेंट है न्यूरॉन में भी। तो अभी एक ओवरऑल ये क्या है, ये ओवरऑल एक नर्व बंडल है, ठीक है। नर्व बंडल के ऊपर जो सराउंडिंग लेयर है उसे हम कहते हैं एपीन्यूरियम। अब नर्व बंडल में फर्दर फेसिकल्स हैं और फेसिकल्स के लेयर को क्या कहते हैं, पेरिन्यूरियम। और एक फेसिकल में मल्टीपल नर्व सेल्स हैं और उन सेल्स की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूरियम। अब एंडोन्यूरियम कहाँ प्रेजेंट होती है, एक सेल में, एक नर्व फाइबर में, नर्व सेल में। लेट्स सी, ये मैंने पढ़ा था ना शेवॉन सेल का स्ट्रक्चर। शेवॉन सेल जब सराउंड करता है तो यहाँ पे शेवॉन सेल ने बनाया था न्यूरोलीमा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आउटर मोस्ट क्या है, न्यूरोलीमा है इधर। अब होगा क्या कि इसके भी ऊपर, इसके भी अराउंड, इसके भी आउटसाइड होगी हमारी एंडोन्यूरियम। यानी कि आउटर मोस्ट आउटवर्ड साइड पे जो लेयर प्रेजेंट होगी, जो सराउंडिंग लेयर होगी, उसे हम कहेंगे एंडोन्यूरियम। और ये फाइनली इंसुलेट करती है एक एक्सॉन को दूसरे से।